हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करते। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स है, ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देने वाले हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 ऑसिलेशंस के अंदर अब हम आ चुके हैं इसके MIQ पार्ट 1। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट 1 पे आ चुके हैं। ठीक है, तो बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। और जैसा नाम है वैसा ही काम है, लिटरली हर एक सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ही आने वाला है। देख लीजिए, इफ टू वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड A and B आर एट अ फेज डिफरेंस ऑफ फाई, देन फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। ठीक है, बहुत ही फेमस डेरिवेशन है। अपने पास में दो वेव्स हैं, पहले का एम्पलीट्यूड A के बराबर है, दूसरे का एम्पलीट्यूड B के बराबर है, और उन दोनों के बीच में ना एक फेज डिफरेंस है फाई के बराबर। अब ये समझना है कि जब ये दोनों वेव सुपर इंपोज हो जाएंगे तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो है सर वो क्या होगा। अब जरा गौर करें, देखिए पहले वाले का जो वेव इक्वेशन है वो आ जाएगा y1 इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। ठीक है, लेट मी टेक दिस। अब देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने का तरीका भी क्या होता है ना कि पहले आता है एम्पलीट्यूड उसके बाद में आता है साइन या कॉस का फंक्शन। ठीक है सर, y2 मतलब जो दूसरा वाला वेव है उसके लिए अपन इक्वेशन कैसे लिखेंगे सर? उसका एम्पलीट्यूड अपन b मान लेते हैं साइन ओमेगा t प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, कोई फेज डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सेम फेज में रहेंगे सर, दे मे बी हैविंग सम फेज डिफरेंस। ठीक है, मैं अगर ऐसा कर दूं ना कि मैं y2 को मैं बोल दूं b साइन ओमेगा t, इसका मतलब मैं इंटेंशनली ऐसा कर रहा हूं कि मैंने दोनों का फेज सेम रखा है, ऊपर वाली का भी ओमेगा t, नीचे वाली का भी ओमेगा t, मतलब मैंने इंटेंशनली कोई फेज डिफरेंस नहीं रखा उनके बीच में। ठीक है, अब नाउ दिस बिकम्स अ वेरी स्पेशल केस, लेकिन डेरिवेशंस हमेशा परफॉर्म किए जाते हैं जनरल केसेस में। ठीक है, तो जनरल केसेस में क्या होता है कि देयर विल बी सम फेज डिफरेंस। ओके सर, डन। ठीक है, अब जरा आ जाओ, अगर देखो होगा ही सुपरपोजिशन, तो सुपरपोजिशन के बाद क्या होने वाला है? आफ्टर सुपरपोजिशन क्या होने वाला है? क्या होगा क्या होगा क्या होगा सर? ऐसा होता है कि आफ्टर सुपरपोजिशन जो फाइनल वेव बचेगा वो बचेगा पहले वाले का और दूसरे वाले का समेशन। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? y1 प्लस y2 हो जाएगा। अब जरा गौर करना, y1 क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा a साइन ओमेगा t, और उसके बाद में y2 क्या हो जाएगा सर? y2 हो जाएगा b साइन, और ये क्या हो जाएगा? ओमेगा t प्लस का क्या हो जाएगा? फाई। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई है सर? बकायदा समझ में आ गई है। तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t और y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b साइन ओमेगा t प्लस फाई के बराबर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान देना, a साइन ओमेगा t तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइन ए प्लस बी अपन क्या सॉल्व करेंगे तो सर साइन ए प्लस बी हो जाता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसको जरा खोलना पड़ेगा इसको अच्छे से। तो साइन ए प्लस बी इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, अब यार बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू साइन बी प्लस क्या हो जाएगा सर? कॉस ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए इंटू साइन बी और साइन बी मतलब साइन फाई बेसिकली। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू, अब जरा गौर करते हुए चलना क्या होता है यहाँ से, साइन ओमेगा टी अपन यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे अपन साइन ओमेगा टी कॉमन निकालेंगे ना तो a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? b कॉस फाई, और यहाँ पे आ जाएगा सर साइन ओमेगा टी कॉमन। ठीक है, सही बात है सर, a प्लस बी कॉस फाई और साइन ओमेगा टी कॉमन आ चुका है। अब वैसे ही करना बेटा, यहाँ पे ना b साइन फाई ये दरअसल कांस्टेंट है सर। b साइन फाई कैसा है सर? b साइन फाई कांस्टेंट है, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इसको कॉस ओमेगा टी। क्या ये वाली चीज आप लोग के दिमाग में बैठ गई सही से? यस सर, बकायदा बैठ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं आपका ध्यान ना यहाँ पे लेके चलना चाहूंगा। ये दिख रहा है आपको a प्लस बी कॉस फाई, दिस इज बेसिकली अ कांस्टेंट ओवर हियर, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा b sin फाई, दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट ओवर हियर। हमारा इंटेंशन ये है कि हम रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो अब जो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है ना, एक बार जरा वो तरीके से बना लो, क्योंकि इक्वेशन लिखने के
माफ कीजिए, इक्वेशन लिखने के दौरान ही आपको समझ में आ जाता है कि क्या एम्पलीट्यूड है, क्या साइन का फंक्शन है, कॉस का फंक्शन। ठीक है, अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, तो उसको अपन को पहले जमाना पड़ेगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे, मेरी बात सुनते हुए चलना, बस मैं जो बोल रहा हूं उसको मानते हुए चलो, बाद में हर एक चीज अपने आप ही एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। ठीक है, तो a प्लस बी कॉस फाई को मेरी बात मानते हुए अभी आप आर कॉस थीटा लिख दीजिए। जहां पे कॉस का फंक्शन है वहां पे अपन ने कॉस थीटा का टर्म यूज कर लिया, और वो जो आपको बी साइन फाई दिख रहा है, ये सब बिल्कुल दिख रहा है। बी साइन फाई को आप लिख लीजिएगा आर साइन थीटा। बढ़िया है क्या, ये सब बिल्कुल बढ़िया है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं इसके अंदर। तो अब एक काम करते हैं, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन, या एक काम करो ना, जो ऊपर बनी है ना इसको अपन बोल देंगे फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ जो बनी है इसको बोल देंगे सेकेंड इक्वेशन, और इस वाली इक्वेशन को अपन क्या बोल देंगे सर, इस वाली को बोल देंगे अपन थर्ड इक्वेशन। क्या आप लोगों के दिमाग में यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, बाकायदा पूरा क्लियर है। अब पता है क्या करना है इसके अंदर, एक बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जहां पे लिखा है a प्लस बी कॉस फाई, उसको अपन अभी r कॉस थीटा से रिप्लेस करने वाले हैं। तो इसके हिसाब से अब जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कैसे मॉडिफाई होगी, वो आपको अभी मॉडिफाई करके मैं दिखाने वाला हूं। ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यस सर, बिल्कुल ले लिया है। r कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, पहला क्या बन जाएगा, r कॉस थीटा साइन ओमेगा टी। तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, r कॉस थीटा साइन ओमेगा टी। तो मैंने इसको लिख दिया ऐसे करके, और प्लस, अब जरा ध्यान देना, यहां अपने पास में क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा r इसको बोलेंगे r साइन थीटा और कॉस ओमेगा टी। क्या बोलेंगे सर, r साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। तो मैं लिख देता हूं r साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यस सर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या होता है, यहां से अपन r को कॉमन निकाल लें, बिल्कुल निकाल लेते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अपन ये करेंगे ना, तो यहां बन जाएगा अपने पास में साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक है, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। तो इसी वाले फॉर्मूले को अपन कैसे पढ़ सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस क्या हो जाएगा सर, कॉस ए इंटू साइन बी, और बाहर आर कॉमन रखा हुआ है, तो y इज इक्वल टू आर। उसके बाद साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज साइन ए प्लस बी। क्या बोला मैंने, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज साइन ए प्लस बी। तो ए मतलब ओमेगा टी प्लस बी मतलब थीटा। ठीक है, यहां पर अब जो इक्वेशन आप लोग के सामने डेवलप हो रही है ना, इस इक्वेशन को देख करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर देखिए दिस इज द इक्वेशन फॉर द रिजल्टेंट वेव। अब इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड तरीका होता है उसमें जो ये पहला फंक्शन आ रहा है ना, दिस इज गोइंग टू बी द एम्पलीट्यूड। एग्जैक्टली सर, तो इसका मतलब हम सीधे कह सकते हैं कि ये जो हमें भी आर नजर आ रहा है ना, दिस आर इज द एम्पलीट्यूड, दिस आर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। ठीक है, दिस आर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, दिस आर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। ठीक है, अब इस आर की वैल्यू को अपन कैसे निकालेंगे, जरा इस बात पे फोकस करना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है, सेकेंड इक्वेशन दिख रही है, बस एक काम करना है, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए। क्या बोला मैंने, दोनों ही इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर लीजिएगा, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो बेटा एक बार इक्वेशन को जरा देख लो, ये वाली इक्वेशन समझ में आ गई थी ना पूरी, चलें फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। अब बस ये करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके अपन लोग ऐड करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं सर, इसको अपन स्क्वायर करके ऐड करने वाले हैं। तो यहां तक अपन पहुंच चुके थे, अब मैं यहां पे लिख देता हूं स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस। ठीक है, स्क्वायर भी करेंगे ऐड भी करेंगे, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर भी करेंगे फिर ऐड भी करेंगे, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो सर हम कहाँ तक पहुंचने वाले हैं, स्क्वायर और ऐड करके कहाँ तक पहुंचने वाले हैं, जरा गौर करना। a प्लस बी कॉस फाई का पूरा अपन स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, सुनना मेरी बात को अच्छे से, क्या हो जाएगा सर, ये a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और प्लस क्या हो जाएगा सर 2ab, तो 2ab कॉस फाई। ये इसको अपन ऐड किसके साथ करेंगे सर, यहाँ जरा गौर करिएगा, b साइन फाई नजर आ रहा है आपको, आपको इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो b साइन फाई का अपन स्क्वायर करेंगे, तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल्स टू, अब जरा गौर करना, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ इसको मैं लिख देता हूँ अच्छे से, ये हो जाएगा सर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
और ये क्या हो जाएगा सर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बहुत सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं मैं। यहाँ देखिए ए स्क्वायर ये अपने पास पूरा हो चुका था। अब मैं ना क्या बोल रहा हूँ, सुनना मेरी बात को अच्छे से। ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई है और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई है। यहाँ से अपन बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे अपन यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ना, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मतलब वो तो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा सर, वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो तो कितना बचेगा सर, ये बस बी स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे क्या है सर, 2ab cos फाई। यहाँ पर क्या है सर, 2ab cos फाई। और यहाँ अपने पास में क्या बचने वाला है सर, आर स्क्वायर को अपन ने बाकायदा कॉमन लेके रख लिया है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा सर, आर स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, गया 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 ये किसी भी काम का नहीं होता सर, ये तो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास में क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सर, ये 2ab cos फाई के बराबर, और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आर का स्क्वायर। और आप समझ चुके हैं अब कि भाई आर का मतलब क्या होता है, आर इज गोइंग टू बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। ठीक है, तो आपको जब आर की वैल्यू निकालनी है ना, तो आर अपने पास में क्या होने वाला है सर, आर इज इक्वल्स टू नाउ अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab cos फाई। ठीक है, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, अपने पास में अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। ये अपने पास हो गया पहला वाला क्वेश्चन, बिल्कुल डन 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 डन। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। यस सर, पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए बेटा अब आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एंड ऑसिलेशन बोथ फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो मतलब एक बॉडी है जो कि ऑसिलेट कर रही है, तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होना चाहिए, अगर इनिशियली मीन पोजीशन भी थी तो क्या होगा, और अगर इनिशियली मतलब t इक्वल टू 0 पर अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे थी तो इक्वेशन क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का, आपको दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय लगाए आपको लेके चलता हूं मैं यहाँ पर इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ठीक है, अपन क्या शुरू कर रहे हैं सर, अपन शुरू कर रहे हैं इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। क्या चलने वाला है सर, यहाँ पे चलने वाला है इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए शुरुआत देते हैं इसको पूरा। यस सर, बिल्कुल करते हैं शुरुआत। देखिए अपन ना ये सारी इक्वेशन जो है ना हम निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, आसान रहता है, काफी आसान रहता है। इसलिए ये लिया हम लोगों ने इसका y एक्सिस और ये ले लिया हम लोगों ने इसका क्या सर, x एक्सिस। ठीक है, अब क्या करते हुए चलते हैं अपन, इसको अपन ने यहाँ से तो गायब कर दिया, इसको अपन ने यहाँ से गायब कर दिया और इसको अपन ने यहाँ से गायब कर दिया। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इनिशियली मान लो कि कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये रहेगा उसका क्या, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये जो अपन ने बना के रखा है ना सर, ये रहेगा इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर ये जो एंगल हो जाएगा ना, इस एंगल को अपन क्या बोल देंगे सर, थीटा के बराबर। ठीक है, इसको अपन क्या बोल देंगे सर, थीटा के बराबर। अब जरा गौर करते हुए चलना, क्या होता है यहाँ पे, जैसे आपने ये ड्रॉप किया, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ना सर, ये हो जाएगी y के बराबर। ठीक है, जैसे आपने इसको ड्रॉप किया, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर, y के बराबर हो जाएगी। पक्की बात है, यस सर, ये y के बराबर हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना सर, ये हो जाएगा कितना अपने पास में, x के बराबर। a हो गया, y हो गया, और ये कितना हो गया सर, x के बराबर हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जरा गौर करते हुए चलेगा। पहले अपन एक काम करते हैं, पहले अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं साइन थीटा। ठीक है, बस समझते हुए चलना और बहुत ही प्यार से समझते हुए चलना। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है सर, y के बराबर, और लॉन्गेस्ट साइड कितना है सर, a के बराबर। तो इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम काम करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, a साइन थीटा। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसी लिहाज से थीटा इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है सर, इस लिहाज से थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a साइन, और थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा सर, ओमेगा टी। ठीक है, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, a साइन ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। ये पहली कहानी हो गई है। अब यहीं पे आप देख लीजिए इसकी दूसरी वाली कहानी भी। ठीक है, और करके अपन लिख देते हैं इसमें। अब जरा यहां पे फोकस करते हुए चलना यार, अगर अपन सेम काम करते हैं cos थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो cos थीटा क्या होता है सर, cos थीटा होता है बेस अपॉन लॉन्गेस्ट साइड। बेस अपने पास में x के बराबर है और लॉन्गेस्ट साइड अपने पास में अभी भी कितना है सर, a के बराबर है। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू
ए कॉस थीटा हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। अब जरा फोकस करते हुए चलना, थीटा अपने पास में कितना है सर, थीटा अपने पास में ओमेगा टी है, थीटा अपने पास में क्या होता है सर, ओमेगा टी होता है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, ए कॉस ओमेगा टी। दीज आर द इक्वेशंस फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये अपने पास में इक्वेशंस हो चुकी हैं किसके लिए सर, ये अपने पास में इक्वेशंस हो चुके हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यार कौन सी इक्वेशन को अपन लोग कब यूज करने वाले हैं, जरा इस बात पर फोकस करिएगा। देखिए होता क्या है ना, ये वाली इक्वेशन अपन तब यूज करते हैं जब इफ द बॉडी इज इनिशियली एट द मीन पोजीशन, ठीक है। इफ द बॉडी इज इनिशियली का मतलब होता है t इक्वल टू 0, ठीक है। तो इफ द बॉडी इज इनिशियली एट मीन पोजीशन, ठीक है, तब हम यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट की y वाली इक्वेशन। और इसी को यूज करना सही भी है, मैं बताऊं क्यों सही है आपको। देखो अगर t इज इक्वल टू 0 पर बॉडी मीन पोजीशन पे थी तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा सर, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमें कोई ऐसी इक्वेशन चाहिए जहां पे हम t इक्वल टू 0 पुट करें और हमें डिस्प्लेसमेंट का आंसर सटीक वहीं पर रेडीमेड 0 मिल जाए, ठीक है। वो पॉसिबल है सिर्फ y वाली इक्वेशन के अंदर। जैसे आपने t की वैल्यू को 0 पुट किया, ठीक है, तो t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर t इक्वल टू 0 पुट करने पर डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब बॉडी इज इनिशियली एट द मीन पोजीशन इटसेल्फ, ठीक है। तो बिल्कुल सटीक बात है सर। तो ये वाली इक्वेशन तब यूज करेंगे जब बॉडी इज एट मीन पोजीशन एट t इक्वल टू 0, और ये वाली इक्वेशन अपन तब यूज करेंगे इफ द बॉडी इज इनिशियली का मतलब होता है t इक्वल टू 0, इफ द बॉडी इज इनिशियली एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। इफ द बॉडी इज इनिशियली एट द एक्सट्रीम पोजीशन, इफ द बॉडी इज इनिशियली एट द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। आगे पूरी बात समझ में सर, बिल्कुल सही बात है। देखो कैसे, मान लो इनिशियल सिनेरियो पे आपने चेक करा तो बॉडी जो है ना वो एक्सट्रीम पोजीशन पे थी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा सर, एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा। अब ऐसी इक्वेशन अपने पास होनी चाहिए जो t इक्वल टू 0 पुट करने पर डिस्प्लेसमेंट को दिखा दे एम्पलीट्यूड के बराबर, और वो होती है सिर्फ x वाली इक्वेशन। जैसे आपने t की वैल्यू 0 पुट करी, इट बिकम्स cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है सर, 1 के बराबर होती है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड के बराबर, ठीक है। तो जो सवाल में आपसे पूछ के रखा हुआ था वो आपने पूरा का पूरा बाकायदा तरीके से सॉल्व आउट कर दिया है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा फंडा क्लियर, ठीक है। दिस वाज ऑल इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल डन फॉर यू, है ना। चलो अब आगे लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड आल्सो डिफाइन द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है। क्या होने वाली है पोजीशंस फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी। तो मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे पास y वाली इक्वेशन भी है, हमारे पास में x वाली इक्वेशन भी है, लेकिन अगर कभी आपके ऊपर आ जाए ना कि भाई तुम दोनों में से कौन सी यूज करने वाले हो, ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि बेटर ऑलवेज गो विथ y वाली इक्वेशन, ठीक है। बिकॉज इन जनरल अपन ऐसा मान के चलते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर बॉडी मीन पोजीशन पे थी, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में अपन y लेके चल देंगे, बिल्कुल सर। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y की जगह क्या लिख देंगे अपन, a sin ओमेगा t, y की जगह अपन क्या भर देंगे सर, y की जगह भर देंगे a sin ओमेगा t, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू a को अपन ने बाहर निकाल लिया है और डिफरेंशिएशन चल रहा है किसका सर, साइन ओमेगा टी का, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ए, उसके बाद साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है सर, कॉस ओमेगा टी, और उसके बाद में ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ओमेगा के बराबर। कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओमेगा। अब जरा गौर करना भाई, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां पे अगर चेक किया जाए ना, देखो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम करना है, आपको a को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा सर, a अंदर मल्टीप्लाई होगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद a को अपन अंदर फेंकेंगे, a का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। ये क्या बन जाएगा सर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या आप लोग के दिमाग में यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है सर, बकायदा पूरा क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्या करना पड़ेगा इसके साथ साथ, देखिए तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा तक, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस, मैं जरा आपको बताऊं, ये जो लिखा हुआ है ना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा हुआ है, क्या हम इसको ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर कर सकते हैं? सब बिल्कुल कर सकते हैं, बाकायदा कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ, ध्यान देना अच्छे से, ए स्क्वायर माइनस, भाई कहीं देखा है क्या अपन ने ए साइन ओमेगा टी को इसके पहले? बिल्कुल देखा है सर, ए साइन ओमेगा टी इटसेल्फ इज बेसिकली वाई, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा सर, वाई का स्क्वायर हो जाएगा, पक्का क्लियर है? ये सब बिल्कुल क्लियर है, और ये रहेगा अपने पास में इसका फॉर्मूला, ठीक है। डन हो चुका है बेटा, डन हो चुका है। यह आ गया अपने पास में क्या, यह आ गया अपने पास में वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ क्या हो गया सर, ए स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर हो गया। और एक और फॉर्मूला जो यहाँ पे आया था ना, इसको भी अपन इसको भी अपन एक मेन फॉर्मूले की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, दिस कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ मेन फॉर्मूला। तो इस वाले केस में वेलोसिटी आ रही है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, इस वाले केस में वेलोसिटी आ रही है विदाउट एनी टाइम पीरियड, ठीक है। चलिए, अब ये पूछा हुआ है कि सर वेलोसिटी मैक्स कहाँ पर होती है और वेलोसिटी मिनिमम कहाँ पे होती है। एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में तुम लोग को ना पूरा सिंपल पेंडुलम का डायग्राम बना करके बता दूंगा कि वेलोसिटी कहां पर मैक्सिमाइज करेगी और वेलोसिटी कहां पर मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक है। ओके सर, डन डन डन। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला आ गया ना वेलोसिटी का, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का क्या हो चुका है सर, वाई का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो होता क्या है, जब अपन बात करते हैं कि सिंपल पेंडुलम की, ठीक है, मान लीजिए फॉर इंस्टेंस कि ये अपने पास में एक फिक्स सीलिंग हो चुकी है, ये अपने पास में क्या हो गया सर, एक फिक्स्ड सीलिंग हो चुकी है। अब क्या होता है कि एक ना ये बॉडी अपन यहाँ पे बनाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, ये रही एक बॉडी, जैसे हमने इसको छोड़ा तो ये बॉडी ना फिर ऐसे स्विंग करके फिर यहाँ पहुंचने वाली है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर चल रहा होगा। स्विंग करके बॉडी जो है ना सर वो यहाँ पहुंचने वाली है, ठीक। तो अब ये रहेगी इसकी ट्राइजेक्ट्री, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब उसके बाद में क्या होगा सर, ये रहेगा इसका ये सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आप इसको समझिए, ये राइट एक्सट्रीम है, ठीक है, दिस इज द राइट एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज द लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इटसेल्फ इज द मेन पोजीशन, ठीक है। भाई जैसे बॉडी पहुंचती राइट एक्सट्रीम पे, ठीक है, या जैसे बॉडी पहुंचती लेफ्ट एक्सट्रीम पर, तो उस ऑसिलेटिंग बॉडी की जो वेलोसिटी है ना वो घट करके जीरो हो जाती है, ठीक है। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे आते समय अगर बॉडी के पास इस वाले पॉइंट पर 2 रुपए की वेलोसिटी भी होती तो बॉडी इससे आगे निकल चुकी होती ना, इस पोजीशन को ओवरशूट करके आगे निकल चुकी होती। बट क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। एक्सट्रीम पोजीशन ये है क्योंकि इसी पोजीशन तक आ रही है, इसके बियॉन्ड नहीं जा पा रही है बॉडी, तो इस वाले पॉइंट पर इसके पास आगे बढ़ने के लिए वेलोसिटी ही नहीं है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। अब सुनो, जब ये बॉडी निकल रही होगी ना भाई साहब मीन पोजीशन से, तो एकदम धन्नाते हुए निकल रही होगी, इसकी स्पीड बहुत तगड़ी होगी मीन पोजीशन पे, ठीक है। तो मीन पर वेलोसिटी इज मैक्सिमम और एक्सट्रीम पर वेलोसिटी इज मिनिमम। इस बात को अपने को बाकायदा प्रूव करके भी दिखाना पड़ेगा। पहले मैं यहां पे लिख देता हूं कि वेलोसिटी इज मिनिमम, वेलोसिटी इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, वेलोसिटी इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। राइट एक्सट्रीम हो गया, लेफ्ट एक्सट्रीम हो गया। और दूसरा क्या होगा सर यहाँ पे खास पॉइंट कि वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमाइज कर जाएगी एट द मीन पोजीशन, ठीक है। तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमाइज कर जाएगी एट द मीन पोजीशन। तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा फंडा क्लियर है। अब अपन जरा इसको चेक करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, एट मीन पोजीशन अगर आप देखोगे, एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, सॉल्व आउट करोगे ए ओमेगा, दिस इज मैक्स वेलोसिटी, ठीक है। This is going to be the max velocity, तो velocity is maximum at the mean position। अब अपन चेक कर लेते हैं इसको at extreme position, ठीक है। अब अपन इसको चेक कर लेते हैं बेटा कहाँ पर, at extreme position। तो extreme position पे क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट जो है या तो प्लस ए होगा या तो माइनस ए होगा। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का मॉड्यूलस निकाल लूँ तो मतलब एम्पलीट्यूड के बराबर आने वाला है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर। अब जो क्या होता है ना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे x नहीं y से लिख देता हूँ, ठीक है, x नहीं y से लिख देता हूँ। तो ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब यार एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होने वाला है वो तो होने वाला है एम्पलीट्यूड के बराबर। तो ए का स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व आउट करोगे जीरो आ जाएगा। तो वेलोसिटी इज जीरो, दैट इज v minimum is equals to zero। V minimum is equals to zero। It's as simple as that। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है बेटा? जल्दी मुझे बताओ। वेलोसिटी का अपन ने प्रॉपर डेरिवेशन भी कर दिया है और इसके जो केसेस पूछे हुए थे उसको भी अपन ने बकायदा पूरा सॉल्व करके रख दिया है, ठीक है। कब मिनिमम होगा कब मैक्सिमम होगा, दैट्स ऑल डन फॉर यू, ठीक है। चलिए ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल क्या है? फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेशन एंड ऑल्सो फाइंड द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। आपको पोजीशन निकालनी है फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। आ जाइए, हेडिंग डाल दीजिएगा एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, या एक्सेलरेशन इन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो आपको फिगर आउट करना है इस दफा, ठीक है। करें शुरुआत, दे दे इस पूरी कहानी को, ऐसा बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। देखो होता क्या है ना, वेलोसिटी जो होती है ना वो होती है क्या, देखो अगर मैंने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है सर। तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इफ यू आर गोइंग गुड। तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब मैंने आपसे कहा था कि यार वेलोसिटी का ना हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है जो होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, वो होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्या होता है सर वो फॉर्मूला होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, जरा गौर करना, a इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन। चलो 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 आगे बढ़ो। वेलोसिटी कितनी आ चुकी है सर? वेलोसिटी आ चुकी है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। वेलोसिटी क्या आ चुकी है सर? वेलोसिटी आ चुकी है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो यहां से अपन एक काम करते हैं, a ओमेगा को अपन बाहर खींच लेते हैं, ठीक है, और फिर यहां पे क्या बचेगा सर? सिर्फ बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी। बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर यहां तक। तो एक काम करो ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू a ओमेगा को रख लो बाहर, उसके बाद कॉस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है माइनस का साइन ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है सर माइनस का साइन ओमेगा टी। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, माइनस को बाहर रख लीजिएगा, ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा, उसके बाद ए साइन ओमेगा टी बन जाएगा, ठीक है। पक्की बात है सर, बकायदा पूरी पक्की बात है। अब हम लोग समझते हैं इस बात को कि सर ए साइन ओमेगा टी जो था ना वो ए साइन ओमेगा टी अपने पास में y के बराबर था, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट की दो इक्वेशंस थी, एक थी y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी और दूसरी थी सर x इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर तो फिलहाल ए साइन ओमेगा टी आ चुका है, इसका मतलब क्या है कि y के बराबर है। तो देयरफॉर अपन इसको क्या बोल देंगे सर कि एक्सेलरेशन इज माइनस का ओमेगा स्क्वायर y। It's as simple as that। Acceleration is minus का ओमेगा स्क्वायर y, जो कि आप लोगों से फॉर्मूला यहाँ पर पूछ करके रखा हुआ था, ठीक है। तो जहां तक यहाँ पर फॉर्मूले की बात है तो ये रहेगा अपने पास में फॉर्मूला a इज इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर y, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा हुआ है कि भाई ये चीज जो है ना, मतलब एक्सेलरेशन जो है ना वो मैक्सिमाइज कब होता है और मिनिमाइज कब होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है ये कब मैक्सिमम पहुंच जाएगी और कब मिनिमम पहुंच जाएगी, ये आपसे पूछ करके रखा हुआ है, ठीक है। तो जरा गौर करते हुए चलेंगे इस पर अच्छे से। ये मान लिया अपन ने फिक्स सीलिंग, ठीक है, एक रिजिड सपोर्ट है, फिक्स सीलिंग अपने पास में, फिक्स सीलिंग मतलब रिजिड सपोर्ट, ठीक है। अब क्या होता है सर यहाँ पे लेफ्ट एक्सट्रीम मान लो इसको और इसको मान लो राइट एक्सट्रीम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है भाई, ये पेंडुलम था अपने पास में, ठीक है, ये तब जब राइट एक्सट्रीम पे आएगा, लेफ्ट एक्सट्रीम पे आएगा, ये तब जब ये अपने पास में कहाँ पे आएगा सर, राइट एक्सट्रीम पे आएगा, ठीक है। और उसके बाद जब ये ऑसिलेट कर रहा होगा तो एब्सोल्युटली सर ऑसिलेशन के दौरान तो फिर बीच में क्या आएगा सर, मीन पोजीशन आएगा ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है सर, ठीक है। ये मीन पोजीशन है, ये राइट एक्सट्रीम है बेटा, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा सर, लेफ्ट एक्सट्रीम हो जाएगा, ठीक है। अब जरा अच्छे से गौर करते हुए चलिएगा क्या चीज होती है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए एक्सेलरेशन जो है ना, समझिएगा मेरी बात को अच्छे से,
यार जैसे अब आप बॉडी को लेकर के, जैसे आपने बॉडी को छोड़ा यहां से, अब बॉडी जैसे मीन को क्रॉस करते हुए राइट में जा रही है, सुनना मेरी बात को अच्छे से, जैसे बॉडी मीन को क्रॉस करते हुए राइट में जा रही है ना, तो उसके पीछे की तरफ, उसके अंदर पीछे की तरफ एक रिटार्डेशन शुरू हो जाता है। रिटार्डेशन बेसिकली क्या होता है, अगर मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट काम करेगा एक्सेलरेशन, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रिटार्डेशन। अब जरा गौर करो, जब बॉडी मीन को ओवर क्रॉस करके राइट की तरफ जा रही होती है, अगर उसी तरफ एक्सेलरेशन भी काम करता तो क्या बॉडी यहां पे कभी रुकती? सर कभी नहीं रुकती, बॉडी इसको ओवरशूट करके आगे निकल जाती है। लेकिन असलियत में हुआ क्या, असलियत में क्या हो रहा है सर, कि जैसे बॉडी राइट में जा रही है तो धीरे 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 बॉडी स्लो हो रही है। अगर बॉडी आगे जाने में स्लो हो रही है मतलब इसमें एक्सेलरेशन पीछे की तरफ काम कर रहा है, एंड दैट इटसेल्फ इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर हो जाएगी सर? यहां पे, राइट एक्सट्रीम पे और लेफ्ट एक्सट्रीम पे। ठीक है, तो मैं इसको पहले लिख देता हूं कि एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, क्या लिखेंगे अपन इसको सर? एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। क्या लिखेंगे सर इसको अपन? कि एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। और उसके बाद फिर अपन यहां पे दूसरे में क्या लिखेंगे सर? कि एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन इज मिनिमम, एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट द मीन पोजीशन। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट वेयर सर? एट द मीन पोजीशन। ठीक है, अब यहीं पे अपन निकाल भी देते हैं कि भाई कितना होता है एक्सेलरेशन मैक्सिमम। ठीक है, तो जरा गौर करना, एट मीन पे, अच्छा पहले अपन चेक करते हैं एट कहाँ पे एक्सट्रीम पे। ठीक है, तो सर जब अपन बात करेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, तो आप समझें इस बात को, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जो एम्पलीट्यूड है वो अपने पास में, एम्पलीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर हो जाएगा सर? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड के बराबर। ठीक है, तो देयरफॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है ना, माइनस को छोड़ देना, ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे होता है सर? एक्सट्रीम पोजीशन पे। लेकिन अगर आपको कहानी चेक करनी होती है ना अबाउट द मीन पोजीशन, अगर आपको कहानी चेक करनी है सर अबाउट द मीन पोजीशन या एट द मीन पोजीशन, तो आप समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इवेंचुअली कितनी हो जाएगी सर? 0। अगर मीन पोजीशन पर है बॉडी, देखो हर डिस्टेंस ना आप कहाँ से मेजर करते हो? एब्सोल्युटली फ्रॉम द मीन पोजीशन इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर मीन पोजीशन पर ही बॉडी है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? बकायदा 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो अपने पास में क्या हो जाएगा सर? माइनस ओमेगा स्क्वायर y की वैल्यू 0 हो गई है। तो एक्सेलरेशन की जो मिनिमम वैल्यू है ना, दिस इटसेल्फ इज गोइंग टू बी नथिंग बट 0 के बराबर। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? आप लोग को डेरिवेशन भी करवा दिया है मैंने इसका पूरा, और उसके बाद एक्सट्रीम पर क्या होता है, मीन पर क्या होता है, उन सारी बातों से भी आपको वाकिफ करवा दिया है। ठीक है, पक्का पूरा फंडा क्लियर है? यस सर, बकायदा क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, निपटाया जाएगा इसको। अब जरा आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। ठीक है, क्या अगला सवाल? अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम मतलब होता है सर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ऐसे मोशन जिसको अपन ना सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है, उस तरह के मोशन को कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम विद अ पीरियड ऑफ 2 सेकंड्स एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ, ये अपने पास में फिर इंस्टेंटेनियस टाइम है। ठीक है, एट द एंड ऑफ 1/3 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, अगर कह दिया स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन है, इसका मतलब y वाली इक्वेशन को यूज करना है। अब अपन एक काम करते हैं, सवाल में जो डेटा इंपॉर्टेंट गिवन है उसको लेते हुए चलते हैं। टाइम पीरियड यहां पर गिवन है एज 2 सेकेंड्स। ठीक है, ओके सर, डन। तो कैपिटल टी की जो वैल्यू है अपने पास में वो कितनी आ जाएगी सर? टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड्स के बराबर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? एम्पलीट्यूड है अपने पास में कितना? 5। एम्पलीट्यूड है अपने पास में कितना सर? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैपिटल ए की वैल्यू अपन कितनी लिख देंगे सर? यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के बराबर। और क्या है सर यहाँ पे? फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या है सर? वेलोसिटी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार यार, कि वेलोसिटी चलो नहीं पता,
डिस्प्लेसमेंट भी चलो नहीं पता, और कब निकालना है, एट द एंड ऑफ 1/3 सेकेंड्स। मतलब छोटे वाले टी की वैल्यू कितनी है सर, छोटे वाले टी की वैल्यू है 1/3 सेकेंड्स, और आपको निकालना कैसे है, फ्रॉम द मीन पोजीशन इटसेल्फ। ठीक है भाई, ये मीन पोजीशन से निकालने का मतलब क्या होता है, क्या आप एक्स वाली इक्वेशन यूज करेंगे, नहीं सर एक्स वाली इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, हम यहां पर यूज करने वाले हैं इक्वेशन किसकी सर, वाई की इक्वेशन। ठीक है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, सिंस बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है, या बॉडी इज इनिशियली एट द मीन पोजीशन, क्या बोल देंगे अपन, सिंस द बॉडी इज इनिशियली एट द मीन पोजीशन, तो देयरफॉर हम y की इक्वेशन यूज कर लेंगे सर, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a sin ओमेगा t। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, y इज इक्वल टू हो जाएगा a sin ओमेगा t के बराबर। ठीक है, तो देयरफॉर जरा गौर करते हुए चलना है इस पे अच्छे से, यहां पे क्या होने वाला है, y इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 साइन, अच्छा ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी। ठीक है, a साइन ओमेगा, उसके बाद इंस्टेंटेनियस टाइम। ठीक है, ओके सर, डन 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 डन, तो 5 साइन 2 पाई, और टाइम पीरियड कितना है सर 2 के बराबर, और इंस्टेंटेनियस टाइम कितना है सर 1/3 के बराबर। बढ़िया लग रहा है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक तो इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब क्या होने वाला है, y इज इक्वल टू 5 साइन 2 से 2 कट गया, π/3। यार ये π/3 का मतलब क्या होता है, मतलब होता है 60 डिग्री। ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो 5 √3/2 सेंटीमीटर, दिस इटसेल्फ इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट। आया समझ के नहीं आ गया, यस सर, ये जो आया ना 5 √3/2, दिस इटसेल्फ इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। अब यहीं से अपन एक काम कर सकते हैं, वेलोसिटी भी अपन यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, वेलोसिटी क्या होती है, a ओमेगा cos ओमेगा t, वेलोसिटी क्या होती है सर, a ओमेगा cos ओमेगा t, तो a की वैल्यू कितनी है सर 5, उसके बाद ओमेगा अपने पास में क्या होगा सर 2 पाई/t, उसके बाद क्या हो जाएगा सर cos, उसके बाद ओमेगा मतलब 2 पाई/t, और t की वैल्यू 2 है, उसके बाद छोटा वाला t अपने पास में कितना है सर 1/3 के बराबर। ठीक है, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 पाई, यहाँ कटेगा ना ये पूरा, तो cos π/3 मतलब cos 60 मतलब sin 30 मतलब 1/2। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में अपना आंसर आने वाला है। क्या आप लोगों के दिमाग में यहाँ तक का फंडा बकायदा पूरा क्लियर हो गया है, इतना बस मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए, ये वाली बात समझ में आ गई है क्या, उम्दा तरह से आ गई है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब आपको लेके चलेंगे इसके अगले वाले सवाल की तरफ। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू दी 6th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डैम्प्ड ऑसिलेशन। भाई ग्राफ बनता है, अगर आता है समझ में तो एक बार जरा इसको बना करके देखो, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं। सेल्फ ट्राई तो बनता है, जल्दी करना प्लीज। चलिए फिर आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है सर, अब व्हाट डू वी मीन बाय डैम्प्ड ऑसिलेशंस, अब जरा गौर करते हुए चलेगा। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, अब सिंपल पेंडुलम को ना, जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस अगर हमने इस सिंपल पेंडुलम को यहां से छोड़ा है, ठीक है, तो क्या ये सर पूरा एग्जैक्टली यहां तक आ पाएगा, नहीं सर पूरा एग्जैक्टली यहां तक नहीं आ पाएगा। अगर यहां पर ये 5 सेंटीमीटर था, तो अब ये पीछे की तरफ जाएगा 4 सेंटीमीटर, फिर यहां पे आ पाएगा 3 सेंटीमीटर, फिर आ पाएगा 2 सेंटीमीटर, फिर आ पाएगा 1 सेंटीमीटर। ऐसे इसका जो एम्पलीट्यूड है ना सर, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। अब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे क्यों कम हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंसेस। आई मेरी बात समझ में, तो ऐसे केस में ऑसिलेशंस को कहा जाता है कि सर यहाँ पे तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस हो रहे हैं, प्रैक्टिकली डैम्प्ड ऑसिलेशंस ही होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या बोल देंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशंस आर दोज ऑसिलेशंस, फिर मैं डायग्राम भी ग्राफ भी बना के दिखा दूंगा, सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस आर दोज ऑसिलेशंस, damped oscillations are those oscillations in which, जिसके अंदर, in which the amplitude decreases gradually, in which the amplitude decreases gradually। अब ये जो एम्पलीट्यूड में कमी आ रही है ना सर, ये किसकी वजह से आ रही है, तो सर एम्पलीट्यूड इसमें इसलिए कम हो रहा है बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन एंड मेनी मोर टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो अपन क्या लिख देंगे, द डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड, द डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड इज ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस और भी बहुत सारे रिटार्डिंग फैक्टर्स एंड मैनी मोर रिटार्डिंग फैक्टर्स। ठीक है,
एंड मैनी मोर रिटार्डिंग फैक्टर्स, एंड मैनी मोर रिटार्डिंग फैक्टर्स। ठीक है, क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? यस सर, बाकायदा पूरा क्लियर हो चुका है। एक बार इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा, फिर मैं आप लोगों के सामने इसका ग्राफ भी प्रस्तुत कर देता हूं। ठीक है, चलें आगे बढ़ जाएं। अब जरा सा ग्राफ आप देखते हुए चलेगा। वाई एक्सिस, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है सर, अब क्या होने वाला है सर, इसमें धीरे धीरे क्या होता है कि एम्पलीट्यूड जो है ना वो कम हो जाएगा। तो ये तो मैंने ग्राफ के लिए क्या बाउंड्री बना दी है, ये तो मैंने ग्राफ के लिए क्या बाउंड्री बना दी है। अब ग्राफ बनाता हूँ। देखो भाई, ये था इसका पहले एम्पलीट्यूड, फिर सर एम्पलीट्यूड कम हो गया, फिर सर और कम हो गया, फिर सर और कम हो गया, और कम, ऐसे क्या है कम होता जाएगा इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे दिस इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विथ टाइम। ठीक है, क्या बोला मैंने सर कि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है ना दिस बेसिकली डिक्रीजेस विथ टाइम। एक बार बस मुझे यहाँ तक आप कंफर्मेशन दे दीजिए, क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, बाकायदा पूरा क्लियर है। तो ये इसकी कहानी होती है फॉर व्हाट, फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग बाकायदा लिख करके रख चुके हैं अपनी कॉपी में भाई साहब, नोट्स बनाते हुए चलना साथ साथ में। ठीक है, चलिए, figure out whether an equation given by this is an example of periodic motion or not। ठीक है, क्या एग्जाम्पल हो सकता है फॉर पीरियोडिक मोशन या नहीं हो सकता है? तो जरा गौर करेंगे, एक फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। ठीक है, तो साइन 3 थीटा क्या होता है सर? साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ओके सर, डन है। तो साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसको अपन यहाँ पे फेंक लेंगे तो 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 3 साइन थीटा माइनस यहाँ पे आप उसको कर दीजिएगा साइन ऑफ 3 थीटा। ओके सर, डन 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 डन। अब जरा गौर करते हुए चल रहा बहुत ही प्यार से, यहाँ पे सर क्या हो जाएगा ना, साइन क्यूब थीटा आपको निकालना था। ठीक है, तो साइन क्यूब थीटा अपने पास में क्या हो जाएगा? 1/4 टाइम्स 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जरा गौर करना, थीटा बेसिकली क्या होगा सर? ओमेगा टी के बराबर। ठीक है, तो अगर थीटा ओमेगा टी के बराबर है तो साइन क्यूब थीटा की जगह पे ओमेगा टी इज 1/4 टाइम्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 3 ऑफ साइन थीटा, और थीटा अपने पास में ओमेगा टी के बराबर है, माइनस साइन ऑफ 3 थीटा, और थीटा अपने पास में ओमेगा टी के बराबर है। ठीक है, अब जरा आप गौर करेगा, ये जो साइन क्यूब थीटा का फंडा है ना, इसके अंदर बेसिकली सर कैसे कैसे फैक्टर्स आ रहे हैं? इसके अंदर सर यहाँ पे आ रहा है साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आ रहा है सर साइन 3 ओमेगा टी। ये भी पीरियोडिक फंक्शन है और ये वाला भी पीरियोडिक फंक्शन है। तो अपन क्या बोल देंगे सर? देखो, ये दोनों के दोनों कैसे फंक्शंस हो गए सर? ये हो गए हैं पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, ये कैसे हो गए हैं सर? ये हो चुके हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो इसी को देखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि सर साइन क्यूब ओमेगा टी इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन, इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन, इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन फॉर अ पीरियोडिक फंक्शन या फिर पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो दिस represents a motion which is periodic in nature. This represents a motion which is periodic in nature। भाई साहब यहाँ पे देख लीजिए ना, पीरियोडिक फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करने वाली सटीक इक्वेशन है। ठीक है, ये पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करने वाली बकायदा सटीक इक्वेशन है। ठीक है, पक्का क्लियर? यस सर, पूरा फंडा क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है हमारे पास में? प्लॉट द करेस्पॉन्डिंग रेफरेंस सर्कल फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन गिवन बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या है सर? सॉरी, x इज इक्वल टू क्या है सर? 3 साइन। चलो 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 चलो, x इज इक्वल टू क्या है सर? 3 साइन। ठीक है, 3 साइन, उसके बाद में क्या है सर? 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। ओके सर, 2 पाई टी प्लस क्या हो जाएगा सर? पाई बाई 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है सर, इक्वेशन तो सही लग रही है, इसमें कोई मसला नहीं है। बस जरा ध्यान देते हुए चलना है इसको अच्छे से कि सर यहाँ पे ना ये जो 3 है, ठीक है, ये 3 अपने पास में एम्पलीट्यूड हो चुका है, एम्पलीट्यूड अपने पास में क्या हो चुका है सर? 3 हो चुका है। 3 सेंटीमीटर, या अपन इसको मीटर्स ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट। ठीक है, इक्वेशन देख करके अपन क्या है ना, ऐसा डेटा जो है वो उठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का?
चलिए फिर सही बात है ये, यस सर। तो ए इज इक्वल टू अपने पास में कितना हो जाएगा सर, 3 मीटर्स के बराबर हो जाएगा। अब जरा आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, एक्स की इक्वेशन में सर कॉस का फंक्शन आता है, साइन का फंक्शन नहीं आता है, ठीक है। तो क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, जो मेरे पास साइन थीटा गिवन है ना, देखो अगर मैं जो कॉस का फंक्शन लेकर के आना है तो फिर मुझे उसको 90 पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ कि एक्स इज इक्वल टू 3, साइन थीटा को मैं लिखने वाला हूँ कॉस 270 प्लस थीटा, ठीक है। जैसे मैं इसको 270 प्लस थीटा करूंगा ना तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा पूरा, और फोर्थ वाले में कॉस रहता है सर पॉजिटिव, फोर्थ वाले में कॉस कैसा रहता है सर, कॉस रहता है पॉजिटिव, ठीक है। मैं 90 पे चेंज करूंगा ना तो फिर कॉस नेगेटिव हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में, मुझे चाहिए यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, तो अपने पास अगर क्या करेंगे अपन, कॉस 270 का मतलब 3π/2 कॉस 270 प्लस कर देंगे अपन ये पूरा एंगल, ठीक है। तो पूरा एंगल बोले तो सर क्या हो जाएगा 2πt प्लस π/4। ओके सर डन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा अपने पास में, x इज इक्वल टू 3 कॉस का फंक्शन हो चुका है अपने पास में बाकायदा। अब क्या हो जाएगा सर, 2πt को छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 3π/2 प्लस क्या हो जाएगा सर यहाँ से π/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3 कॉस, उसके बाद क्या हो जाएगा सर 2πt प्लस क्या हो जाएगा सर यहाँ पे 12π प्लस 2π करेंगे तो 14π, क्या हो जाएगा सर 14π, और 2 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 3 कॉस, यहाँ से क्या हो जाएगा सर 2πt, और प्लस में क्या हो जाएगा सर 7π/4, क्या हो जाएगा सर यहाँ से 7 टाइम्स π/4 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, एम्पलीट्यूड तो अपने पास आ चुका है सर, वो तो 3 मीटर्स के बराबर है, 3 सेंटीमीटर्स कर लो यार, क्योंकि क्या है ना कि ऑसिलेशन इतने बड़े बड़े होते नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो देखो ए कॉस अपने पास ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 2π के बराबर आ जाएगी ओमेगा, ठीक है। उसके बाद एम्पलीट्यूड आ चुका है 3 सेंटीमीटर के बराबर में, मैं आपको बता दूं। उसके बाद क्या है ना, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फेज डिफरेंस भी आ चुका है कितना सर 7π/4, ठीक है। तो फेज डिफरेंस प्लस का आ रहा है और प्लस में कितना जा रहा है सर 7π/4 जा रहा है, ठीक है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है सर। चल देंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज लेकर के। चलो भाई शुरू करें पूरी कहानी। देखो ये रहेगा अपने पास में सर्कल, ठीक है। अब इसको जरा अपन क्या है ना कि ऐसे क्वाड्रेंट्स में बांटना शुरू करते हैं सर। ये रहेगा इसका y एक्सेस और ये रहेगा इसका x एक्सेस, ठीक है भाई। देखो 1π/4, 2π/4, 3π/4, 4π/4, ठीक है, 5π/4, 6π/4 और बीचों बीच आएगा 7π/4, ठीक है। बीचों बीच क्या आएगा सर, बीचों बीच आएगा 7π/4। बीचों बीच अपने पास में क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा अपने पास में बाकायदा 7π/4 के बराबर, ठीक है। तो अपन ने इसको ऐसे कर दिया है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा अपन एंगल ट्रेस करवाए हैं ना, ये ट्रेस करवाया अपन ने कैसा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तब जाकर के ये बकायदा पूरा प्रॉपर्ली कितना हो पाया सर, ये हो पाया अपने पास में 7π/4 के बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर है, 7π/4 हो चुका है पक्का। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे बढ़े, फिर कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सब बढ़िया, ओके भाई ठीक है। तो इसको अपन निपटा देंगे भाई यहाँ से। तो ये अपने पास था पोजीशन, किसकी पोजीशन सर, बॉडी की पोजीशन, ठीक है। तो अपन ने इसको सर्कल पे प्लॉट आउट कर दिया। अब आते हैं इसके 9th वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डायग्राम्स, ठीक है। अब इसको अपन कैसे करने वाले हैं भाई साहब, जरा ध्यान दीजिए। स्प्रिंग बेसिकली क्या होती है, जैसे मान लो अपने पास में एक फिक्स सीलिंग है, ठीक है, कोई मसला नहीं सर, कोई मसला नहीं इसके अंदर। अपने पास में एक स्प्रिंग थी, ठीक है। अब जैसे आपने स्प्रिंग पे कोई भी लोड को अटैच किया तो उसमें बेसिकली क्या होने वाला है, एक्सटेंशन आने वाला है, ठीक है। और एक्सटेंशन कहाँ पे आएगा सर, एक्सटेंशन आएगा नीचे की तरफ, और ये एक्सटेंशन किस वजह से आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी इटसेल्फ, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, यहाँ पे अपन इसमें करते हैं 3 हॉरिजॉन्टल केसेस, ठीक है भाई। ध्यान देना, इत्मीनान से, उम्दा तरह से ध्यान देना, ठीक है। ये फर्स्ट केस लेके चलेंगे अपन, सेकंड वाला केस लेके चलेंगे अपन, और सर यहां लेके चलेंगे अपन इसका थर्ड वाला केस, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 टर्न्स है यहाँ पे स्प्रिंग के, गाने नहीं गा रहा हूं बेटा, 8 टर्न्स है यहाँ पे स्प्रिंग के, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर मैंने इसको खींच दिया, ठीक है, तो सर खींचने पे क्या हो जाएगा, ये
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ओके सर, डन 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 डन। तो भाई ये अपने पास पहले मीन पोजीशन हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन अपने पास में अब ये क्या हो गई सर, राइट एक्सट्रीम वाली पोजीशन, ठीक है। क्या हो चुकी है सर, राइट एक्सट्रीम वाली पोजीशन। ये था अपने पास में एक्सपेंशन वाला केस। अब मैं अगला केस कौन सा कर सकता हूँ सर इसके अंदर, कंप्रेशन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ओके, डन डन डन। ये अपने पास में बॉडी रहने वाली है। तो सर यहाँ अगर चेक किया जाए तो ये लेफ्ट एक्सट्रीम वाला पोजीशन है। यहाँ अगर चेक करेंगे तो ये लेफ्ट एक्सट्रीम है, लेफ्ट एक्सट्रीम है, लेफ्ट एक्सट्रीम है, ठीक है। बीचों बीच में अपने पास में क्या होगा सर, मीन पोजीशन होगा। यहां पर अपने पास में क्या होगा सर, राइट एक्सट्रीम होगा, ठीक है। अब देखो होता क्या ना, यहाँ पे जैसे ये अपने पास मीन था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने इसमें डिस्प्लेसमेंट करवाया टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, तो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब जितना ज्यादा मैं डिस्प्लेसमेंट करवाऊंगा उतना ज्यादा इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स काम करना शुरू करेगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला केस देख लो बेटा, इसके अंदर क्या होता है। यहां पे सर डिस्प्लेसमेंट आपने करवा दिया है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, और यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगा फिर राइट हैंड साइड में। ओके सर, ये वाली बात भी बिल्कुल सटीक है। तो मतलब रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे आर बेसिकली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करवाओगे उतना तगड़ा रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, बट दे बेसिकली एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन को दिखाने के लिए अपन सिर्फ और सिर्फ माइनस का सिंबल यूज कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर, डन। तो देयरफॉर अब क्या होने वाला है यहाँ पे, जरा गौर करिएगा। एफ, अरे रेड से नहीं करेंगे, व्हाइट से करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर, एफ इज इक्वल्स टू, भाई यहाँ पे आ जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट टाइम्स एक्स। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो बिल्कुल सटीक है। तो इस के को अपन क्या बोलते हैं, इस के को अपन कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग फैक्टर, ठीक है। इस के को अपन क्या बोलते हैं सर, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल दीजिए, या फिर आप इस चीज को स्प्रिंग फैक्टर बोल दीजिए, ठीक है। आइदर कॉल दिस स्प्रिंग कांस्टेंट और कॉल दिस स्प्रिंग फैक्टर। अब इस के की यूनिट क्या होने वाली है सर, यहाँ पे ये होने वाली है न्यूटन पर मीटर। क्या होने वाली है सर, न्यूटन पर मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी सर, न्यूटन पर मीटर। अब जरा गौर करना, मेरे पास मान लो दो स्प्रिंग्स हैं, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट 100 है और दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट 200 है। तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है ना, उसको खींचना ज्यादा मुश्किल है, वो ज्यादा स्टिफ स्प्रिंग हो जाएगी। आई बात समझ? यस सर, पूरा फंडा क्लियर हो गया। तो मैं चाहूंगा एक दफा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आपको मैं मेन कहानी पे लेकर के आता हूं, डेफिनेशन पे लेकर के आता हूं, ठीक है सर। हो गया? ओके सर, डन। अब अपन इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर, स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर, वही कैसे करेंगे उसको रिप्रेजेंट, ठीक है। इज डिफाइंड एज द फोर्स, इज डिफाइंड एज द फोर्स required, is defined as the force required to produce a unit displacement, ठीक है, टू प्रोड्यूस अ यूनिट डिस्प्लेसमेंट। यूनिट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसे कहा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ना इससे कुछ ज्यादा ना इससे कुछ कम। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा भी आप लोग के दिमाग में बाकायदा तरीके से क्लियर आउट हो चुका है। अगर नहीं लिया इसका स्क्रीनशॉट तो उम्दा तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। पक्का क्लियर? यस सर, पूरा फंडा क्लियर है। बहुत बढ़िया भाई, निकालो निकालो निकालो, 9th वाला क्वेश्चन निकालो। अब आ जाओ 10th वाले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया फैक्टर एंड द स्प्रिंग फैक्टर। सर क्या होने वाली है ये इक्वेशन, जरा गौर करें। देखें, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बात है सर। तो मास तो छोड़ देना, एक्सेलरेशन क्या होता है सर, माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। एकदम एक तरफा बात है। फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। नाउ आ जाओ दूसरी इक्वेशन के ऊपर, ठीक है भाई। हम लोग जानते हैं एफ इज इक्वल टू होता है माइनस का के, देखो एक्स मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया था, आप चाहो तो वाई ले लो, वैसे इन जनरल केस अपन वाई लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसको बोल देंगे अपन क्या, सेकंड इक्वेशन। दोनों ही फोर्स की इक्वेशंस हैं, तो अपन इसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है। जैसे अपन इक्वेट करेंगे ना बेटा फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, तो अपने पास में क्या चीज आने वाली है, माइनस का के वाई इज इक्वल्स टू माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर वाई। अब एक काम करो, यहाँ पे देखो, वाई से वाई कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो अपने पास में जो बचेगा वो बचेगा के इज इक्वल्स टू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर अब जरा गौर करना अच्छे से, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, के अपॉन एम हो जाएगा। ओमेगा अपने पास में यहां से अगर चेक किया जाए तो अंडर रूट ऑफ के बाई एम हो जाएगा। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, ओमेगा क्या होता है सर 2 पाई बाई टी, तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, के बाई एम हो जाएगा। तो टाइम पीरियड यहां से क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ
m/k। और मैं आपको बता दूं, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको मैकेनिक्स में अच्छे से कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। क्या बोला मैंने? मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर किसी बॉडी का मास बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसका इनर्शिया भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्या ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, बाकायदा पूरा क्लियर है। तो T इज इक्वल्स टू 2 पाई, उसके बाद इत्मीनान से देखो बेटा इसको, मास का मतलब क्या हो जाएगा? इनर्शिया फैक्टर। ठीक है, मास का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? मास का मतलब हो जाएगा इनर्शिया फैक्टर। और नीचे के का मतलब क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको आप कह सकते हैं सर स्प्रिंग फैक्टर। के का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको आप कह सकते हैं स्प्रिंग फैक्टर। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये रहा अपने पास में फॉर्मूला, बिल्कुल डन डनाडन डन। ठीक है, और इसी के साथ खत्म हो गए हैं अपने पास में पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस जो कि इसके MIQs में आ रहे थे। ठीक है, तो अब इसी के साथ खत्म करते हुए शानदार से लेक्चर को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसी के साथ साथ CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।